आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंफोसिस केस। सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में एक प्रोविजन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। आज हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होता है अंडर जीएसटी। तो प्रोविजन क्या है सेक्शन 8 ऑफ द जीएसटी में, वेयर ए कंपनी और ए पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इंफोसिस एक कंपनी है, इसका एक जो मेन हेड ऑफिस है वो इंफोसिस इंडिया इन कर्नाटका है और एक इसका एस्टेब्लिशमेंट है इंफोसिस इन यूएसए। ये एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया है और ये एक एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। तो एज पर सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया और ऑफ इंफोसिस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफोसिस इन यूएसए shall be treated as establishment of distinct person। मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट को माना जाएगा कि किसी दूसरे आदमी का एस्टेब्लिशमेंट है और इस एस्टेब्लिशमेंट से फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ये इमेटेरियल है कि ये इंफोसिस यूएसए भी ओन्ड, मतलब ओनरशिप, कंट्रोल, नियंत्रण और सुपरविजन है, अंडर काम कर रही है, ओन्ड, कंट्रोल्ड और सुपरवाइज बाय इंफोसिस इंडिया। ये इंफोसिस इंडिया ही ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है इंफोसिस यूएसए को। लेकिन एज पर सेक्शन 8 ये इमेटेरियल है, ओनरशिप, कंट्रोलिंग एंड सुपरविजन। अगर कोई भी कंपनी या किसी भी पर्सन का कोई एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है, then for the purpose of GST it shall be treated as establishment of distinct person। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि ये एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे का माना जाएगा और ये एस्टेब्लिशमेंट मतलब जीएसटी के लिए अलग अलग माना जाएगा। ऑल्दो ये इंफोसिस इंडिया के ही ओनरशिप और कंट्रोलिंग और सुपरविजन में काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इन समरी कि किसी भी पर्सन के पास एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और उसी पर्सन का एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है एक, और दोनों काम कर रहा है, तो दोनों एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता क्या है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का सिंपल मतलब है कि कोई भी गुड्स को ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। कोई भी गुड्स को अगर आप इंडिया में लाते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहते हैं। किससे ला रहे हैं, पैसे का कंसिडरेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये इट इज इमेटेरियल। सिंपली ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया इज सेड टू बी इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का जो डिफिनीशन है जीएसटी में वो कंडीशनल सर्विसेज है। कंडीशनल डिफिनीशन है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड होगा तभी किसी भी सर्विसेज को इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। पहला कंडीशन है कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इंडिया। जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो इंडिया में होना चाहिए। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन इंडिया, मतलब परफॉर्मेंस और कंजम्पशन जो होगा सर्विसेज का वो इंडिया में होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रिहाना परफॉर्म्ड इंटरटेनमेंट सर्विसेज इन अंबानी मैरिज। तो सप्लायर ऑफ सर्विस इसमें कौन है? रिहाना, वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज कौन है? अंबानी इन इंडिया। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? तो इंडिया में है, कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है
तो जो सर्विसेज परफॉर्म किया रिहाना ने, उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलेंगे एज पर द डिफिनीशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो तीन कंडीशन है: सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, recipient of services is located in India, and place of supply of services is in India। अगर ये तीनों कंडीशन एंड लगा हुआ है तो क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड है, ये नहीं कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाइड होगा तो करेगा कोई भी सर्विसेज, तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहेंगे। अब हम कौन सी बात करते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंटर स्टेट कहते हैं या इंट्रा स्टेट। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑलवेज इज सेड टू बी इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो होता है वो उसको हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स बोलते हैं। मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे हमेशा आईजीएसटी लगता है, उस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी नहीं लगता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज ऑलवेज लायबल फॉर आईजीएसटी। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कोई जीएसटी लगेगा तो वो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो ये कंसेप्ट है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक शेड्यूल 1 है, उसमें उसमें नोटिफाइड है कुछ सर्विसेज और एक्टिविटी। अगर वो सर्विसेज और एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया जाता है विदाउट कंसिडरेशन, तब भी उसको सर्विसेज कहेंगे। एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट, उसमें एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। मतलब एक, ये तो हमने बात की कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हमेशा इंटर स्टेट कहते हैं। और एक शेड्यूल 1 है, उसमें एक्टिविटी नोटिफाइड है कि वो एक्टिविटी अगर परफॉर्म किया जाता है इवन विदाउट कंसिडरेशन तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं, उसको सप्लाई बोलते हैं एज पर सेक्शन 7 रीड विद द शेड्यूल 1। तो उसमें एक जो सर्विसेज है वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, किसी कंपनी के द्वारा कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया जाता है फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी से, या फ्रॉम एनी ऑफ अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको बिजनेस में होना चाहिए वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और इवन इफ सच इंपोर्ट इज विदाउट कंसिडरेशन देन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज सेड टू बी सप्लाई। सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगता है, क्योंकि जीएसटी का परिभाषा ही है, जीएसटी मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सप्लाई मानेंगे अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है, तब भी उसको सप्लाई मानेंगे अगर वो बिजनेस के लिए किया जाता है फ्रॉम अंडर अदर एस्टेब्लिशमेंट। जैसे इस एग्जांपल में ही हम बात करते हैं कि इंफोसिस इंडिया मतलब इंफोसिस इंडिया मींस इंफोसिस इंडिया एक पर्सन है और वो कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि इंफोसिस यूएसए आउटसाइड इंडिया, इंफोसिस यूएसए से, तो उसको और कंसिडरेशन मतलब कोई प्राइस नहीं पे कर रहा है, लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बिजनेस के लिए कर रहा है, तो इसको सप्लाई कहेंगे एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 7 रीड विद द शेड्यूल 1 of the CGST Act, import of services by a person from any of his establishment outside India in the course or furtherance of business है तो उसको सप्लाई बोलेंगे। तो अगर कोई इंफोसिस यूएसए से कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है और उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं भी पे कर रहा है तो उसको सप्लाई कहेंगे, सप्लाई की परिभाषा में आता है। अब इसको और समझते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई है। अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं आप और कंसिडरेशन उसके लिए कोई प्राइस पे कर रहे हैं तो वो ऑलवेज सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि रिहाना चार्जेस ₹70 करोड़, मतलब कंसिडरेशन था फॉर अंबानी मैरिज, इट इज नॉट फॉर बिजनेस,
जबकि ये बिजनेस के लिए नहीं था, बट फॉर पर्सनल पर्पस के लिए था। लेकिन ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है, तो ये सप्लाई माना जाए, हेंस लायबल फॉर जीएसटी एज इट इज फॉर कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन कोई दे रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए, और वो बिजनेस में हो या ना हो, मतलब कि पर्सनल पर्पस के लिए भी होगा, तो उस पर जीएसटी लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज ऑलवेज सप्लाई, वेदर इट इज फॉर बिजनेसेस और नॉट। अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और जिस उसके लिए कंसिडरेशन दिया जा रहा है, प्राइस दिया जा रहा है, तो उसको सप्लाई बोलेंगे। जैसे कि रिहाना अंबानी मैरिज में चार्ज किया 70 करोड़, तो इस पे अंबानी फैमिली को जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई है। और चाहे ये इमेटेरियल है कि वो बिजनेस के लिए नहीं था, पर्सनल पर्पस के लिए था। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कि इंपोर्ट किया अपने सर्विसेज के लिए, उसके कोई प्राइस पे नहीं किया है, तो सप्लाई होगा ओनली इफ इट इज फॉर बिजनेसेस। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन है, तो सप्लाई तभी होगा जब वो बिजनेस के लिए होगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं बिना कंसिडरेशन के, तो वो सप्लाई नहीं होगा। import of services by a person from related person or from any of his other establishment outside India in the course of furtherance of business, तो वो सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई मतलब जैसे इंफोसिस इंडिया अपने हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इंफोसिस यूएसए से इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय इंफोसिस इंडिया फ्रॉम इंफोसिस यूएसए विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन ये बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो इंफोसिस इंडिया तो जो भी इंपोर्ट करेगा वो बिजनेस के लिए ही करेगा, क्योंकि वो कंपनी बना ही है बिजनेस करने के लिए, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा। लेकिन अगर पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तब भी जीएसटी लगेगा। अगर बिना प्राइस का आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई तभी होगा जब वो बिजनेस के लिए होगा, और फ्रॉम रिलेटेड पार्टी होना चाहिए या फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए।